बोलेंगे एक बार, तो आप सबका आंसर आएगा यहाँ पर, क्या लिखेंगे? इसके मुस्लिम सुधार आंदोलन के जो प्रणेता हैं, इसके जो प्रणेता हैं यानी कि जनक भी आप कह सकते हैं, फादर कह सकते हैं, तो वो हैं सर सैयद अहमद खान। सैयद एक एयर होस्टेस अपने कपड़े उतारने वाली सैयद अहमद खान। इस यूनिवर्सिटी के लिए इनका नाम आपने सुना होगा, तो इनका जन्म याद रखना। 1817 में दिल्ली में इनका जन्म हुआ था और 1898 में अलीगढ़ में इनकी डेथ हुई। तो इनको ज्यादातर जो कार्य इनके हैं वो अलीगढ़ में रहे, शिक्षा संबंधित जो इनके कार्य रहे वो अलीगढ़ में रहे, क्योंकि अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी आप सबको पता होगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना। उसकी जो नींव रखी गई थी वो 1875 में रखी गई अलीगढ़ स्कूल के नाम से। तो वो नींव इन्होंने ही रखी थी, यानी कि ये चाहते थे कि जो भारतीय मुसलमान है वो पाश्चात्य शिक्षा को, यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन है, अंग्रेजी शिक्षा है, उसको वो अपनाएं, है ना। तो किस बात पर इनका जोर था? पाश्चात्य शिक्षा को अपनाने पर। और इन्हीं के विरोध में जो ये सोचते थे, तो इनके विरोध में एक संस्था बनी थी जिसने कहा था कि पाश्चात्य शिक्षा को, वेस्टर्न एजुकेशन को हमको नहीं अपनाना है, और उस एक विचारधारा पर देश में एक आंदोलन पनपा था, इसको देवबंद मूवमेंट के नाम से हम जानते हैं। तो देवबंद मूवमेंट में क्या किया गया था कि अंग्रेजी शिक्षा को हमको एक्सेप्ट नहीं करना है, कुरान और हदीस की जो शिक्षाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करना है। तो ये दोनों विरोधी मत हैं, आपको याद रखना। कभी कभी परीक्षा में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो सैयद आपका अहमद खान थे उनकी विचारधारा के विपरीत कौन सा आंदोलन चला था, तो वो कौन सा आंदोलन है? वो देवबंद आंदोलन है, दारुल उलूम वाला आंदोलन है। ओके, तो वो हमको समझना धीरे धीरे। सर सैयद अहमद खान, तो इनको क्या बोलते हैं हम? इनको जागरण के दूत। भारत में मुस्लिम पुनर्जागरण के दूत, कि भाई हमको जिस तरह के जो अंधविश्वास है उन सबसे दूर होना होगा। मॉडर्न जो वेस्टर्न एजुकेशन है, पश्चिमी शिक्षा कौन सी थी उस समय पे? तो आप कहेंगे भाई अंग्रेजी, हम कहेंगे यहाँ पर। और यानी कि आपका किसी भी चीज के लिए आपके पास में वैज्ञानिक तर्क होने चाहिए, वैज्ञानिक तर्क होने चाहिए। और इन्होंने बहुत व्याख्या की, कुरान की भी व्याख्या इन्होंने लिखी, अपने शब्दों में लिखा, और तर्कशील व्याख्या भी इन्होंने दी कि भाई हमको इसको कुरान को समझना होगा और तर्कशील तरीके से समझना होगा। और अन्य जो आपका ग्रंथ थे उस समय हिंदुस्तान के प्रसिद्ध, उन सबकी भी तार्किक व्याख्या की इन्होंने, और उर्दू में ग्रंथ लिखे, काफी किताबें लिखी, ताकि लोगों को ये आपका जागरूक कर पाए, उन तक जो सही ज्ञान है उसको भेज पाए। तो इस उद्देश्य के साथ में 1858 इसका वर्ष आपको ऐसे याद रखना है, क्योंकि देश में 1857 में क्रांति हुई थी। और 1857 की क्रांति के बारे में हमने आपको बताया था कि कुछ लोगों ने ये कहा कि ये हिंदू मुसलमानों के एक सामूहिक षड्यंत्र का एक नतीजा है, एक निष्कर्ष है कि इसमें हिंदू और मुसलमानों ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ में षड्यंत्र किया। क्योंकि उस समय तो हिंदू और जो मुस्लिम एकता थी वो आपका बहुत जबरदस्त तरीके थी हिंदुस्तान में, और हम लोगों को जो भारी ताकतें थी यानी जो ब्रिटिश सरकार थी, तो उस समय पर हमको वही दिखती थी कि ये हमारा जो है शोषण कर रहे हैं। तब देश में उस तरह के भाव मौजूद नहीं थे, है ना। यानी कि 1857 की क्रांति की, 1857 क्रांति की बात करें, उसके बाद में ही तो अंग्रेजों ने उसको पार्टीशन थ्योरी को धीरे धीरे लोगों के मन में डालना शुरू किया, और कैसे सेपरेट कर पाए सभी धर्मों को, और एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के लिए कैसे कट्टर बन पाए, यानी उसके अंदर वो अलगाववादी सोच कैसे पैदा होगी कि मैं इनसे अलग हूं और ये मुझसे अलग है। तो उसके लिए फिर सरकार ने प्रयास किया कि इनके लिए क्या करेंगे, चीजों को अलग अलग बांट दो, ताकि एक दूसरे से जो है खुद को भिन्न महसूस भी करें और माने भी। और यही किताब उन्होंने लिखी नहीं, हिंदू और मुसलमान जो है ना, ये उनके षड्यंत्रों का परिणाम नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार जो है वो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसने जो शोषण किया है वह इसकी जिम्मेदार है। इसी बुक को हम बोलते हैं, जिसका इंग्लिश वर्जन है ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, लिख लेना इसको। ठीक है, ये क्योंकि थी जी साइंटिफिक सोसाइटी क्यों बनाई थी, तो इन्होंने कहा था कि जितनी भी पुस्तकें हैं जो मान के चलो आपका अंग्रेजी भाषा में है या कहें कि यूरोपीय भाषा में जो पुस्तकें हैं, जब तक हम उस ज्ञान को पढ़ेंगे नहीं तो तब तक हम समझेंगे कैसे। अब तक जो भाषा थी, इस्लाम में कौन सी भाषाओं का इस्तेमाल होता था हिंदुस्तान में, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो क्या कहेंगे आप कहेंगे अरबी थी, फारसी थी, मतलब लिपि के भाषा के रूप में हम बात करें तो आपका जनरली तो फारसी का इस्तेमाल इन दिनों में, क्योंकि मुगलों के समय पर वही भाषा ज्यादा लागू हो गई थी, उर्दू कहिए आपका ना, तो उसी को समझते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा थोड़ी तुम ये कहोगे नहीं हम तो सिर्फ उर्दू को ही प्राथमिक बनाएंगे। उन्होंने कहा अगर अंग्रेजी भाषा में भी लिखे हुए साहित्य में कुछ अच्छा है तो उसको हम उर्दू में ट्रांसलेट कर लेते हैं, और वहां से अगर कुछ अच्छी सीखने लायक चीजें हैं अन्य भाषाओं में भी आपको लग रहा है कि इस ग्रंथ में सीखने लायक चीजें हैं, तो उसका ट्रांसलेशन जो है हमको पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं हम तो कहेंगे नहीं जी हमारे धर्म का ग्रंथ हम सिर्फ उसी को पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो उन्होंने जागरूकता पैदा की। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी मोहम्मडन मोहम्मडन एंग्लो एंग्लो वर्ड का क्या मीनिंग है थोड़ा सा बताइए नजदीकी अर्थ। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अंग्रेजों ने इसमें बहुत मदद की। इवन इसके जो शुरुआत में जो प्राचार्य रहे तो अंग्रेज लोग ही थे। ओरिएंटल 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 स्कूल, या स्कूल नहीं सॉरी, स्कूल तो पहले था ना, कॉलेज हो गया। ओरिएंटल कॉलेज ये बना, बीकेम क्या बोलेंगे, क्योंकि के बाद में फिर इसको बना दिया गया था 1920 में, क्या 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी बनी। तो कभी भी हम पूछेंगे एएमयू के संस्थापक कौन है, तो नाम इन्हीं का आएगा, क्योंकि फाउंडेशन किन्होंने शुरू किया है 1875 में, स्कूल से फाउंडेशन इन्होंने ही शुरू किया है। ओके, अच्छा फिर 1875 देखो ये यूनाइटेड जो पैट्रियाटिक एसोसिएशन इन्होंने बनाई, इसका सिर्फ और सिर्फ मूल सिद्धांत था, मुझे बताइए इस समय तक कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी या नहीं? हाँ या ना बताएं एक बार। तो आप कहेंगे हाँ स्थापना तो हो चुकी थी। तो अंग्रेजों को भी एक खतरा था कि भारत में जो है अब राजनीतिक हितों की मांग करने के लिए एक संगठन है, तो उन्होंने कि भाई कैसे ये मुसलमान वर्ग जो आपका प्रणेता मान रहा है अहमद खान को, क्योंकि उसके लिए एजुकेशन का तो उनका जो ऑरा है वो बड़ा करने के लिए अंग्रेजों ने बहुत तरह के फंड भी दिए उन्हें, स्कूल की स्थापना के लिए, स्कूल के संचालन के लिए, ठीक है, ताकि हमारे पक्ष के व्यक्ति बने रहे। तो ये जो संगठन बना, ये संगठन बना कांग्रेस के विरोध के लिए, इसके विरोध के लिए, कांग्रेस के विरोध के लिए। ऐसा नहीं कि सैयद अहमद खान एक हिंदू विरोधी विचारधारा के थे, नहीं, कांग्रेस विरोधी विचारधारा के, ठीक है। तो अंग्रेज उनसे बहुत प्रभावित हुए और इसी वर्ष इसीलिए अंग्रेजों ने उनको नाइटहुड की उपाधि भी दी। दो घटनाएं बड़ी हुई यहाँ पर, तो कांग्रेस का विरोध शुरू हुआ। अगर आप पूछे सैयद अहमद खान क्या हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे, तो आप कहेंगे हाँ वह एक मजबूत पक्षधर थे, और वे चाहते थे कि धार्मिक सहिष्णुता जो है वो विकसित हो और हिंदू मुस्लिमों के बीच में एक एकता, एक नई एकता विकसित हो। अगर किसी वजह से दरारें भी आ गई हैं तो उसकी एकता के लिए काम किया जाना चाहिए, ये उनकी विचारधारा थी, ठीक है। ये इसके हिडन गोल्स थे, समझिए तुम। और दूसरा काम क्या था, दूसरा मैंने बताया इसी संगठन की वजह से अंग्रेजों ने 1888 में नाइटहुड की उपाधि दी। नाइटहुड, एंटाइटल्ड विद नाइटहुड। पीर सुना होगा, आप कहेंगे हाँ जी सुना है ना, संत महात्मा पीर, आप कहेंगे जी भी आपने सुने, तो पीर। ओके, और पीर के कौन हो जाते हैं, आपको भैया पीर के हो जाते हैं आपका मुरीद। मुरीद, तो पीर का मतलब होता है आपका जो कुछ भी टीचिंग्स दे रहा है, कुछ भी, कोई शिक्षा, कोई शिक्षा। और मुरीद का मतलब होता है शिष्य, शिष्य, ठीक है, पैन कुछ भी लगा लो, जो क्या कर रहा है वो सीख को प्राप्त कर रहा है। अब एक बात सोचिए आप, यदि ये संकीर्णता का शिकार हो जाए किसी का पीर, तो ये अपने शिष्यों को भी क्या सिखाएगा फिर, संकीर्णता, नैरोनेस सिखाएगा कि नहीं सिखाएगा। तो यही तो हुआ, अंधविश्वास को पैदा किया वहाँ पे बहुत सारे पीरों ने। तो उन्होंने कहा कि भाई एक काम करिए, जो पीर व्यक्ति है उसी के पास में जादू है, तुम्हारी बीमारी को बस वो पीर ठीक कर सकता है। अब जो लोग थे जिनको पता नहीं है मेडिकल साइंस का, या आपका जो भरोसा नहीं करते मेडिकल साइंस पे भी, किसी भी स्थिति को मान लीजिए आप, तो वो क्या बोलेंगे, हाँ यही ठीक है, अच्छा तुम्हारा बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, ये लो, ठीक है, ताबीज ले जाओ तुम, इस ताबीज से तुम्हारा बच्चा पैदा हो जाएगा। तो जब उसके लिए क्या, मतलब जब व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो वो विचार नहीं करेगा, उसको लगेगा, फिर एक और बात वो अपने 4-5 लोगों को पहले छोड़ देते हैं।
बोले इसके मुसीबत है तो उस मुसीबत का जो छुटकारा है वो क्या है? कोई भी जो मुसीबत है दुनिया में, मैंने बताया था आपको, जब दयानंद सरस्वती जी के सिद्धांत को मैंने बताया तो उन्होंने क्या कहा, आपको किस पर विश्वास करना चाहिए अपने जीवन में? आप किस एक चीज पर विश्वास करोगे? तो आप करोगे अपने कैलिबर पर, अपने पुरुषार्थ पर। किस पर विश्वास करना है? तो उन्होंने कहा पुरुषार्थ के सहारे आप जीवन जिएंगे। बाकी जैसे किसी ने मन्नत मांग ली, ठीक है, चादर चढ़ा दी, तो चादर चढ़ाना एक श्रद्धा का प्रतीक है, लेकिन मान के चलो आप चादर इस बात के लिए चढ़ा रहे हैं कि मेरे बच्चे पैदा हो जाएं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, चादर चढ़ाने से बच्चे हो जाएंगे। तो जब आप श्रद्धा से परे पहुंच जाएंगे और आप सोचेंगे आपके काम की और आपके लक्ष्यों की पूर्ति सिर्फ और सिर्फ मन्नत और श्रद्धा से हो जाए, तो ये गलत वे हो गया ना, हो गया। अब जो लोग क्या किया, इन पीरों ने कहा कि जो अलग धर्म का व्यक्ति है, मान के चलो कोई व्यक्ति हिंदू है तो तुमको हिंदुओं से दूर रहना है, या मान के चलो कुछ तरह के कुछ बाबा लोग हैं जो ये कहते हैं कि भैया तुमको मुस्लिमों से दूर रहना है, ठीक है, तो इन सब लोगों से ये प्रयास कराए गए। तो जब ये कह रहे हैं कि हिंदुओं से दूर रहना और ये कह रहे हैं मुसलमानों से दूर होना है, तो वो क्या कर रहे हैं उस समय पे अपने जो मुरीद हैं, अपने जो शिष्य हैं, उनको उपदेश ये दे रहे हैं कि तुम क्या कर लो, दूसरे से दूरी बना लो, एक बीच में खाई पैदा कर लो। तो इन लोगों ने खाई पैदा करने के लिए काम किया। अब उसको देखा अहमद खान ने वहां पर कि यार ये पीर मुरीद प्रथा जो लोगों को एक अंधविश्वास की तरफ ले जा रही है, जागृत नहीं कर रहे हैं लोगों को, और ये क्या है, दोनों धर्मों के बीच में खाई पैदा कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें पीर प्रमुख थे, वो इस काम को बड़े जोरों शोरों से कर रहे थे कि भाई आपको बड़ा संगठित होना पड़ेगा, इस धर्म से दूर होना पड़ेगा, तभी हम एक दूसरे को संगठित करके आगे बढ़ पाएंगे। तो अब कोई व्यक्ति जब पूछ लेता था तो पीरों ने एक बात और की, पीर संत महात्माओं ने एक बात और की कि तुम यदि प्रश्न पूछ लोगे, अगर तुम क्वेश्चन कर लोगे तो वो पाप है। अगर आप कोई प्रश्न, देवबंद मूवमेंट कहाँ पर स्थित है? देवबंद किस एक जगह पर स्थित है? अक्सर आप सुनते होंगे कि उस एक व्यक्ति का नाम देवबंद से फतवा जारी हो गया। फतवा वर्ड सुना? फतवा ये सुनते होंगे अक्सर, सलमान खान एक बार मंदिर में चले गए, फतवा जारी हो गया। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा, लज्जा पुस्तक को किसने लिखा है? तो क्या आंसर होंगे? लज्जा पुस्तक की लेखिका है तस्लीमा नसरीन, उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया था, है ना। सलमान रश्दी की पुस्तक है सैटनिक वर्सेज, उनके नाम फतवा जारी हो गया। बहुत बार आप देखते होंगे नाम फतवा जारी हो गया, मोदी नाम फतवा जारी हो गया। कभी लगेगा किसी एक व्यक्ति का नाम, मुसलमान के नाम भी, हिंदू के नाम भी, कि ये व्यक्ति जो है इस्लाम के खिलाफ कुछ कर रहा है या इस्लाम के खिलाफ किसी ने जो है कड़े शब्द बोल दिए, तो उस व्यक्ति का नाम फतवा जारी हो जाता है। फतवा का क्या मतलब होता है आप बताओ? सौरभ शुक्ला जी ने एकदम ठीक आंसर दिया है कि देवबंद मूवमेंट जो है आपका देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। बहुत बढ़िया। कांग्रेस का वो समर्थन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, तो आप कहेंगे वो कांग्रेस के विरोध में थे एकदम से। कांग्रेस के विरोध में थे तो इस संस्था ने क्या काम किया? संस्था ने किया कि हम कांग्रेस का पक्ष लेंगे, तो कांग्रेस के समर्थन वाली संस्था थी, और इस संस्था ने क्या कर दिया, सैयद अहमद खान के नाम फतवा जारी कर दिया कि वो जो काम कर रहे हैं वो इलीगल है, अवैध है इस्लाम की दृष्टि में, वह काम उनको नहीं करना चाहिए, जो वो अंग्रेजों की मदद से इंग्लिश एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। तो सैयद अहमद खान के नाम भी फतवा जारी कर दिया इन्होंने। तो ये उद्देश्य था इनका, और इसी उद्देश्य की पूर्ति आ गए। सर क्वेश्चन कौन सी बुक से लगाए? बच्चे मैं रोज क्वेश्चन कराता हूँ आपको, डेली कराता हूँ, डेली एड सोफिया, थियोस एंड सोफिया। सोफिया का मतलब होता है ज्ञान, और थियोस का मतलब होता है ईश्वरीय, या ईश्वर समझ लीजिए, ईश्वर या ईश्वरीय। तो ईश्वर के बारे में जो ज्ञान आपको पता चलता है तो वो किस माध्यम से पता चलता है? दुनिया में उसी चीज को क्या कहते हैं? अध्यात्म। कि एक आत्मा का परमात्मा से जो मिलन का जो रास्ता है वो किससे होकर गुजरेगा? अध्यात्म से होकर गुजरेगा, ये माना जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को परमात्मा मिले ना मिले, कोई परफेक्ट रूट है या नहीं है, ऐसा मतलब साधारणतः माना जाता है। प्राचीन पुस्तकों के अनुसार या हर पुस्तक है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। अब धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, दुनिया में अपने उसको प्रचारित प्रसारित करना शुरू किया। प्रचारित प्रसारित करने के क्रम में ये भारत की तरफ भी बढ़े, ठीक है। तो भारत में ये सबसे पहले तो आए आपका कहाँ पर? मुंबई में। मुंबई में आते हैं, लेकिन परीक्षाओं में क्या ये पूछा जाए पहली शाखा कब खुली, तो हमेशा मद्रास को माना जाता है क्योंकि मुंबई वाला बहुत प्रसिद्ध नहीं हुआ, और ऐसे समझिए वो अस्थायी रूप से था। स्थायी रूप से जो खुला उनका 1882 में खुला, ठीक है, 3 वर्ष के बाद में। तो वो इनका प्रधान कार्यालय बना था आपका मद्रास में, अडियार के नजदीक में। तो भारत में भी कार्यालय खुला, ठीक है, याद रख लेना इसको, कहीं किनारे आगे लिख लेना। 1879 में, 1879 में, 89 में, ठीक है। एनी बेसेंट जॉइंड, एनी बेसेंट में वो थियोसॉफिकल आंदोलन से जुड़ जाती हैं। अब ये ईसाई महिला थी, आयरिश थी, आइलैंड की थी, और आप सबको पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या किया था, हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया था। और इन्होंने ये बहुत एक स्टेटमेंट दिया था कि मुझे ये एहसास होता है कि आपका पूर्व जन्म में मैं हिंदू ही थी, और यहाँ आकर के जो हिंदू लोग थे उनके अधिकारों के लिए कि भाई अंग्रेज किस तरह से उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं या उनको किस तरह से ईसाईयत की तरफ से गलत तरीकों से बढ़ाना चाहते हैं, भारत की स्थितियां या आपका विषम परिस्थितियों का आपका लाभ उठा करके वो अपने ईसाईयत के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो उस एक चीज़ के लिए वो लड़ गई और भारतीयों की समस्याओं को उन्होंने अपनी समस्या मान लिया और स्वयं को भारतीय मान लिया, और साथ में अपना धर्म जो है उन्होंने परिवर्तित करके खुद को हिंदू मान लिया, ठीक है। जब वो भारत आई तो शुरुआत में जब थियोसॉफिकल मूवमेंट से जुड़ी की स्थापना की, एस्टैब्लिश सेंट्रल हिंदू कॉलेज, गांव-गांव ये गए, लोगों से मिलते थे। इवन कोई तो ये कहता था, भारत के लोग देखिए ऐसा नहीं है कि जो लोग शिक्षित हैं, ठीक है, वही योगदान करते हों। अशिक्षित व्यक्ति भी बहुत समझता है कि यार हमने अपनी जिंदगी में, जैसे आप देखते होंगे गांव में आप माता पिताओं को देखेंगे तो उनका जो एक परम लक्ष्य है, ऑब्जेक्टिव है अच्छे लोगों का, उनका ये है कि बस बच्चे पढ़ जाए, है ना। और वो एक दूसरे को भी यही कहते हैं कि भाई जिंदगी में कुछ नहीं है, बच्चों को पढ़ा लो और बच्चे कामयाब हो गए तो ठीक है, क्योंकि उनके पास में उतने अवसर नहीं है और वो चाहते हैं कि हमारी स्थिति बेहतर हो और हमारे जो कुछ चीज़ें हैं वो बच्चे उसको मतलब उस तरह की चीज़ों में ना जिए, उन भावों में ना जिए जो हमने महसूस किए हैं। तो वो चाहते हैं कि ये बच्चे अच्छे से पढ़ जाए, बस यही होता है ना। आप कहेंगे हाँ, तो ये गाँव में जब चंदा मांगने जाते थे, इन्होंने अपना पूरा वक्तव्य लिखा है मदन मोहन मालवीय जी ने। तो गाँव में ऐसा होता था कि कोई व्यक्ति अपना पशु देने के लिए तैयार हो जाता था तो उसको गले लगाते थे कि नहीं पशु की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, फिर मैं उसको बेचूंगा तो उसमें अतिरिक्त समय जाएगा, फिर धन की आवश्यकता है। तो इन्होंने कहा कि अगर आप कोई सही काम करने जा रहे हैं तो उसके लिए अगर आप चंदा लेते हैं तो ठीक है, वो कोई गलत बात नहीं है, चंदा मांगना गलत कार्य नहीं है, लेकिन आपका जो अर्थ है यानी जो आपका कार्य है वो आपका एक संपूर्ण समाज के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ये बोलो कि नहीं जी चंदा मुझे तो अपने सेल्फ के लिए चाहिए, खुद के लिए चाहिए, नहीं, इसके लिए चंदा होना चाहिए सोसाइटी समाज के लिए, बड़े वर्ग के लिए। तो आप चंदा मांग सकते हैं, उनका कथन था। लोग पास जाते थे, बहुत सारे राजाओं के पास गए, जैसे कि काशी के नरेश थे, उन्होंने कह दिया कि सुबह से लेकर के शाम तक तुम जितनी जमीन पर चल जाओगे वो सब जमीन हम दान कर देंगे। तो ये लगभग ऐसे घूम के आना था जितना कवर कर लोगे। तो वो 13,000 एकड़ भूमि, 13,000 एकड़ समझे 65,000 बीघे जमीन, बहुत बड़ा कैंपस है बीच को आप देखोगे तो फिर उनको जो है वो काशी नरेश जो थे उन्होंने दिया। प्रभु, उनका नाम प्रभु नारायण सिंह था, देख लेना उसको, प्रभु नारायण सिंह थे शायद वो नाम उनका, और काशी नरेश थे, उन्होंने दी जमीन। ऐसे ये सब जगह जाते थे आपका। हमारे देश में सिंधिया राजघराना है या नहीं है? सिंधिया राजघराने ने कुछ दिया था इनको या नहीं? सिंधिया राजघराने ने इनको कुछ नहीं दिया था, नथिंग, है ना। और आपका जैसे कि बहुत सारे तो मुस्लिम जो आपका मान के चलो शासक थे वो इस बात के लिए नहीं देते थे कि भाई यार हिंदू नाम क्यों दे रहे हो। लेकिन मीर उस्मान अली खान हैदराबाद के थे, मीर उस्मान अली खान ने क्या किया, उन्होंने 1 लाख रुपये दिए, 1 लाख रुपये, ठीक है, कहीं कहीं जिक्र 50,000 का आता है, ऐसे ज़्यादातर 1 लाख का जिक्र है। क्योंकि उन्होंने बताया, उनसे जब बातचीत हुई कि भाई जो स्कूल हम विद्यालय खोले जा रहे हैं सही है कि इसमें मुस्लिमों को रोक देंगे जाने से, बस नाम है इसका, बाकी जो है स्वागत होगा वो सभी का होगा, इसमें एडमिशन सभी ले पाएंगे। जो ऑपरेशन पोलो से भारत सरकार ने हैदराबाद को मिलाया तो उस टाइम पर वही तो थे। 1937 में इस पूरी दुनिया के सबसे अमीर आदमी मीर उस्मान अली खान, सबसे अमीर
अगर टीचर अवस्था में तुम पढ़ना जानना मीर उस्मान अली खान के बारे में ना, तो मतलब बहुत सारे लोगों ने, स्थानीय लोगों ने, किसी ने आपका 50 पैसा दिया, किसी ने 25 पैसा दिया, किसी ने 1 रुपया दिया, तो इस तरह से उन्होंने 1 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, 1 करोड़ रुपए। ओके, और 1 करोड़ रुपए से बनाया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। किसके प्रयासों से बना? पंडित जब यहाँ पे जुड़ती है तो यहीं पे इन्होंने क्या किया आपका, यानी कि जो हिंदू धर्म है उसको एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने भारत में आने के बाद में। और किस पर विश्वास करती थी? कभी पूछा जाए कि एनी बेसेंट की जो विचारधारा थी वो किसी चीज पर सबसे ज्यादा बिलीव करती थी, तो एनी बेसेंट का विश्वास था सबसे ज्यादा वेदांत पर। वेदांत किसको बोलते हैं? उपनिषदों के जो ज्ञान है, उपनिषदों के ज्ञान पर वो सबसे ज्यादा विश्वास रखती थी। ओके भैया, क्यों इनको डिलीट कर रहे हैं आप? क्या कर लेते बताओ? आपस में क्यों बात कर रहे हो भाई? महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, इसके 10 साल बाद में फिर इनका है भारतीय राजनीति से भी ये जुड़ गई आगे चल करके। तो धीरे धीरे इनके बारे में हम जानेंगे कहाँ पर, जो कांग्रेस के बारे में होगा। ओके ठीक है, थैंक यू। होप जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया था जब स्थायी बंदोबस्त आया था आपका 1793 में। और उसके बाद में जमींदारों ने क्या किया था? किसानों का शोषण शुरू किया था, आप सबको पता होगा, परमानेंट सेटलमेंट से, कि भाई हमको तो स्थायी देना, ब्रिटिश सरकार का बाकी किसानों का शोषण करके प्राप्त करेंगे। तो इस देश में किसानों का शोषण किया, खूब किया। लेकिन जब वो खत्म कर दी गई उस प्रथा पे और इनके जो रेवेन्यू है वो कम हुए, जब किसान को मालिक बना दिया गया तो जमींदारों को बड़ी दिक्कत हुई। तो उन सबने क्या है, अपना एक एसोसिएशन बना लिया। और साथ में जमींदारों के और भी हित थे कि भविष्य में जो हमारे हितों की रक्षा होनी चाहिए, तो उसके लिए आपका एसोसिएशन बनी थी जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए। इस जगह पर बनी थी हितों की रक्षा के लिए, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स, टू प्रोटेक्ट द। इन्होंने क्या किया कि जमींदारों के खिलाफ लोगों की हित की रक्षा के लिए, यानी वहां पर जमींदार अपने हितों की रक्षा की डिमांड किससे कर रहे हैं? तो आप कहोगे वहां पर वो अपनी डिमांड कर रहे हैं भैया आपका कंपनी से, क्योंकि उस समय पर आपका कंपनी का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी 1858 तक उसी का रहा। यहाँ पे एक अंग्रेज व्यक्ति थे जो भारतीय किसानों के एक शुभचिंतक थे, या उनकी अगर बात करूं उनके हितैषी थे, तो उन्होंने कहा कि भाई किसानों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। तो दो हित आपस में टकरा गए, एक किसानों के हित और एक आपका जमींदारों के हित। तो दोनों के हितों की बात होने लगी, हाँ ना आपके? हाँ जी। तो ऐसा विचार किया गया कि एक काम करते हैं, जमींदारों के भी हित हैं और किसानों के भी हित हैं, तो क्यों ना इन दोनों संस्थाओं को मर्ज कर लिया जाए और इनको मर्ज करके एक नई संस्था बना दी जाए। तो इन दोनों को मर्ज करके एक नई संस्था बनाएगी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। सुधार और आपका दूसरा उद्देश्य हम कह सकते हैं प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाने हेतु, इसलिए दोनों को मिला दिया गया। ठीक है, जमींदार और किसान दोनों के हितों की रक्षा की जाए। एक बना मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इनको एक लाइन में कवर करना सारे को, है ना। मद्रास नेटिव एसोसिएशन ये बना आपका 1852 में, और इसको बनाया आपका गुजुल लक्ष्मी ने, गुजुल लक्ष्मी ने। अब मद्रास कहाँ पर पड़ता है? गुजुल लक्ष्मी इसके संस्थापक रही, गुजुल लक्ष्मी इसके संस्थापक रहे। और याद रखना ये दक्षिण भारत का पहला राजनीतिक संगठन है, दक्षिण भारत का पहला राजनीतिक समिति, पहला राजनीतिक संगठन। तो मिल जाता है, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं भारत संघ क्या। 1876 के बाद में फिर 1884 में एक संगठन बना, मद्रास, मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा बना था आपका कहाँ पर? चेन्नई में, चेन्नई में। ठीक है, और इसके जो संस्थापक थे वो थे आपका एम वीर राघवाचार्य, एम वीर राघवाचार्य, और एक व्यक्ति और थे इनके साथ में, सुब्रमण्यम अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर, और आनंद चार्लू। क्या नाम था? इनको आनंद चार्लू भी कहते हैं, आनंद चार्लू, आनंद